हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो हिंदी की क्लास है ये रात्रि 8 बजे आती है। 8 बजे ये उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास आती है, जिसमें हम बेहतरीन 37 प्रश्न लेकर आते हैं। 37 प्रश्नों का संकलन लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि हिंदी के पुलिस में 37 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन प्रश्नों के अभ्यास के लिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अमोद सर हिंदी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर बेहतरीन प्रश्नों के साथ आगाज़ करते हैं आज के मॉडल पेपर का। आइए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से लगाइएगा पेपर और बाद में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से पेपर लगाइएगा और बाद में बताना कितने प्रश्न सही हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। कौन सा शब्द विशेषण है? पहचानो। हमने आपको कल के मॉडल पेपर में बताया था कि विशेषण कैसे पहचाना जाता है। आप किसी शब्द को उठाओ, मान लो ये शब्द ऐतिहासिक। अब आपको देखना है कि ये विशेषण है या नहीं है। तो क्या करना है आपको, इसके पीछे संज्ञा लगाओ। यदि संज्ञा इस शब्द के पीछे फिट बैठ रही है तो ये शब्द होगा विशेषण, और नहीं बैठ रही है तो नहीं होगा। तो अब इस शब्द को लेके संज्ञा लगाओ। ऐतिहासिक इमारत, क्या हम कह सकते हैं ऐतिहासिक इमारत? तो इमारत एक संज्ञा है और ऐतिहासिक उसके आगे लगा दिया इमारत। लो भैया लगा दिया इमारत। तो ऐतिहासिक इमारत, क्या ये ऐतिहासिक शब्द इमारत से पहले फिट बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है, हम बोल सकते हैं ऐतिहासिक इमारत, क्यों नहीं बोल सकते। तो अगर फिट बैठ रहा है तो ये शब्द क्या है सर? यही शब्द विशेषण है। क्या नाम है? ऐतिहासिक। इसके अलावा एक भी शब्द आप चेक कर सकते हैं, उपासना, अपेक्षा, आश्वासन, ये एक भी शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण की हमने ट्रिक बताई है कि उस शब्द विशेषण शब्द चेक करना है तो उसके पहले कोई भी संज्ञा रख दीजिए। जैसे मैं और बताऊं आपको, जैसे मैं कहूं कि ज़रा बताइए, ये मैंने लिखा है सफ़ेद। क्या सफ़ेद विशेषण है या नहीं है? पहचान के बताओ। तो कैसे पहचानोगे? तो सफ़ेद के पीछे कुछ लगाओ, कोई भी संज्ञा लगा दो। जैसे मैं क्या मैं लगाऊँ संज्ञा सफ़ेद कागज़? क्या मैं कह सकता हूँ सफ़ेद कागज़? बिल्कुल कह सकते हैं। तो सफ़ेद विशेषण का काम कर रहा है, ये विशेषण है। सफ़ेद कागज़, सफ़ेद कबूतर, सफ़ेद बिल्ली, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये विशेषण है और ये विशेषण का कार्य करता है। तो जब भी आपसे विशेषण का प्रश्न पूछा जाए तो उस शब्द के पीछे संज्ञा लगाओ। अगर फिट बैठ रहा है तो विशेषण है, और नहीं बैठ रहा है तो विशेषण नहीं है, फिर कुछ और होगा, ठीक है। हमें तो बस विशेषण ही तो ढूंढना है, विशेषण है कि नहीं है। तो ऐतिहासिक में विशेषण है। ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक किताब, ऐतिहासिक स्थल, सबके आगे लग जा रहा है, इसके पीछे संज्ञा लग जा रही है, तो ये क्या है? ये विशेषण है। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बेहतरीन, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, कहीं की जल्दबाजी नहीं है। चलिए, जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? अच्छा, ये जानते हैं आप ये प्रेरणार्थक क्या होता है? देखिए, एक होती है मूल क्रिया, मैं लिख देता हूँ मूल क्रिया। दूसरा होता है प्रथम प्रेरणार्थक और अगला होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आपको सर ये क्या बता रहे, ध्यान से सुनो, मैं समझा रहा हूँ प्रेरणार्थक क्या है। जैसे मैंने कहा कि मूल क्रिया कैसे होती है। जैसे मैं कहूँ, मैंने एक क्रिया लिखी है, मूल क्रिया होती है जैसे उड़ना।
अब पूछा जाए कि मूल क्रिया का प्रथम प्रयार्थक बनाओ तो होगा उड़ाना। क्या होगा? उड़ाना। और मूल क्रिया का द्वितीय प्रयार्थक क्या होगा? उड़वाना। क्या होगा? उड़वाना। उड़वाना। तो प्रथम प्रयार्थक में आना प्रत्यय लगा होता है, द्वितीय प्रयार्थक में वाना प्रत्यय लगा होता है। तो उड़ना का प्रथम क्या होगा? उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। उड़ना मूल क्रिया है, उड़ना में आना प्रत्यय लगाओ तो प्रथम प्रयार्थक बन जाती है उड़ना का उड़ाना। फिर उड़ना में वाना प्रत्यय लगाओ तो द्वितीय प्रयार्थक बन जाती है उड़वाना। तो ये है। अब देखो, जैसे वो कह रहा है जगाना, तो आना प्रत्यय लगा है, इसका मतलब प्रथम प्रयार्थक है ये। प्रथम प्रयार्थक की खूबी है आना प्रत्यय लगा होगा। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। सर ये जगाना कौन सी क्रिया है? जगाना कौन सी है? प्रथम प्रयार्थक। तो अच्छा, जगाना का द्वितीय रूप क्या होगा? द्वितीय प्रयार्थक क्या होगी? तो जगाना में वाना लगाओ, जगवाना। क्या हो जाएगा? जगवाना। ध्यान से सुनिए, जगवाना। अगर प्रथम प्रयार्थक बनानी है तो आना प्रत्यय लगाओ, द्वितीय प्रयार्थक बनानी है तो वाना प्रत्यय लगाओ। तो जगाना आना लगा है। अब कहोगे मूल रूप क्या होगा इसका? जगना। क्या होगा मूल रूप? जगना। जगना में आना प्रत्यय लगा जगाना, और जगाना में वाना प्रत्यय लगा जगवाना। तो पूछा गया है प्रश्न, क्या पूछा गया है कि प्रथम प्रयार्थक का मूल रूप क्या है? तो मूल रूप क्या होगा? जगना। और अगर पूछा जाता कि प्रथम प्रयार्थक का द्वितीय प्रयार्थक क्या होगा, तो आप जगना का बना देते जगवाना, ये वाला सही हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे मैं और बताऊं, जैसे पीना, पीना मूल क्रिया है तो पीना का होगा पिलाना, पिलवाना। पीना मूल क्रिया, पिलाना प्रथम प्रयार्थक और पिलवाना द्वितीय प्रयार्थक। जैसे मैं और कह रहा हूं आपसे, जैसे हंसना, हंसना मूल क्रिया है तो इसका प्रथम और द्वितीय प्रयार्थक बनाओ। हंसना का होता है प्रथम प्रयार्थक हंसाना और हंसवाना, द्वितीय होगा हंसवाना। ठीक है, ऐसे ही उड़ना, उड़ाना और उड़वाना। ठीक है, जैसे बोलना, बुलाना और बुलवाना। बनना, बनाना और बनवाना। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। मैं हर क्वेश्चन की डेप्थ तक समझाऊंगा, बहुत गहराई तक। और आपकी जानकारी के लिए मैं आज आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। क्लास के लास्ट तक रुके रहिए, आज एक बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा आपको। क्लास के लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। चलिए चलिए बताइए, रुके रहिए, मैं क्लास के लास्ट में आपको सरप्राइज़ दूंगा। आपको कोई एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आपके लिए काफ़ी सरप्राइजेबल बात होगी, आश्चर्यजनक बात होगी, बहुत फायदेमंद बात बताऊंगा मैं। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बताइए। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान का मतलब है परफेक्ट इंडेफिनिट। पूर्ण वर्तमान कौन सा है? जहाँ पर वर्तमान काल में बात खत्म हो गई हो। तो वर्तमान काल में बात खत्म हो गई हो कौन सा है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है या हो चुका है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। चलिए आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। हम अपने अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। चलिए जरा बताइए जरा बताइए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं और जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। रेखांकित कहाँ है? पक्षी पर। तो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है रेखांकित शब्द का? तो पक्षी का कौन सा नहीं है? सर पक्षी का अंडज होता है, पक्षी का नभचर होता है। अंडज मीन्स अंडे से जन्म लेने वाला, नभचर मीन्स आकाश में उड़ने वाला, और खग मीन्स पक्षी। पर कौन सा नहीं है? ये पंकज नहीं है। तो पंकज किसका है? ये पंकज कमल का है। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा ए। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए। ए विकल्प सही होगा। ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, ऐसे ही जवाब दीजिए बहुत ही सावधानी पूर्वक।
आज आपको सरप्राइज भी देने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। रेखांकित शब्द कौन सा है? ये अनाथ। तो इसी का विलोम बताना है। तो अनाथ का विलोम क्या होगा? जरा बताओ। अनाथ कहते किसे हैं? जिसके माता पिता ना हो वह अनाथ है। तो अनाथ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सही होगा ए। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ। बहुत बेहतरीन। जिसके माता पिता हों वह सनाथ है। वह क्या है? वह सनाथ है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन सा शब्द है? सर कनक अनेकार्थी है, अनंत अनेकार्थी है, ये भी है। कनक मीन्स क्या होता? कनक मीन्स होता है ना सोना और धतूरा। तो ये इसके अनेक अर्थ हैं। अनेकार्थी का मतलब है जिसके अनेक अर्थ हों, जिसके एक से अधिक अर्थ हों। क्या कनक अनेकार्थी है? बिल्कुल है। कनक के अर्थ बताओ। कनक मीन्स होता है धतूरा, कनक मीन्स होता है सोना। ठीक है। अनंत क्या अनेकार्थी है? बिल्कुल है। क्या क्या होते? अनंत का होता है अंतहीन, असीमित। तो ये अनंत के पर्यायवाची हैं, अनंत के अनेकार्थी हैं। महावीर का होता ही है। भैया ये तो हनुमान जी का पर्यायवाची है, तो हनुमान जी का तो हो गई महावीर। हनुमान बहुत बलवान। पर हत्या का कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होता। किसका नहीं होता? हत्या का कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है। इस हत्या का कोई नहीं है। आंसर सही होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जवाब दीजिए सवालों का। हिंदी में अगर पूरे में पूरे नंबर चाहते हो आप, कि आपके पूरे में पूरे नंबर आ जाएं, तो आपको इसी तरह हमारे साथ रात्रि 8 बजे में पीडीएफ लगा दूं। एक मिनट, ये पीडीएफ कहीं कुछ मेरा छूटा है कोई क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन छूटा है। ये छूटा है। देखिए मैंने कहा था ना क्वेश्चन छूटा है कोई क्वेश्चन। मैं छोटा कर दूं, एक बार पीडीएफ देख लूं कौन सा छूटा है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये छूट गया है क्वेश्चन, पता नहीं चलता आपको मैं क्या करता हूँ, आपको आंसर दिखाई ना दे इसलिए जूम कर लेता हूँ, तो इसलिए पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ छूट गया है। तो कभी कभी हो जाता है। चलिए, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था। सर ये भूतकाल की बात है। और कौन सा भूत है? गा रहा था सुरेश। अब वो उसने गा लिया था कि अभी भी गा रहा, पता नहीं है। काम के समाप्ति का बोध ही नहीं हो रहा। भूतकाल में जब काम के समाप्ति का बोध ना हो तो कौन सा काल होता है? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इधर तो हो गए प्रश्न। चलिए बताइए, बताइए आप जवाब दीजिए। जिसका संबंध आत्मा अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। जो अध्यात्म से संबंध रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत बेहतरीन। ये सरल प्रश्न है, आया हुआ भी है। तो अध्यात्म से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा है जो समरूपी भिन्नार्थक है? मतलब दिखने में एक जैसा लग रहा है। समरूपी का मतलब है कि सर पढ़ने में लगभग एक जैसा है। समरूपी का मतलब क्या है? पढ़ने में एक जैसा है। ठीक है,
पढ़ने में एक जैसा है लेकिन अर्थ अलग अलग हों। अच्छा, तो अनुचर और नौकर ये पढ़ने में एक जैसे नहीं है तो इनका कोई मतलब नहीं है। अभिनय और नाटक एक ही बात है और पढ़ने में भी एक नहीं है। आदि और अंत सर ये पढ़ने में भी एक नहीं है लेकिन पढ़ने में एक जैसे कौन कौन है? अवधि और अवधि। और ये पढ़ने में एक जैसे हैं, ये समरूपी हैं और इनके अर्थ भी अलग हैं, इसीलिए इनको भिन्नार्थक कहा जाता है। सर कैसे अर्थ अलग हैं? अच्छा, अर्थ अलग हैं तो बताओ कैसे अलग हैं? तो बताओ आप, पहले वाले अवधि मीन्स क्या होता है बताओ? ये जो अवधि लिखा है, इस अवधि जो पहले लिखा है, इस अवधि मीन्स होता है समय। इस अवधि मीन्स क्या होता है? समय। और ये जो ये पीछे अवधि लिखा है, इस अवधि मीन्स होती है एक अवधि भाषा, एक अवधि बोली होती है ना। इस अवधि मीन्स होती है अवधि बोली। जो छोटी की मात्रा वाला अवधि है, इस मीन्स होता है समय। तो ये समरूपी हैं, दिखने में एक जैसे हैं और भिन्नार्थक भी हैं, मतलब दोनों का मतलब अलग है, दोनों अर्थ अलग अलग देते हैं, इसलिए इन्हें भिन्नार्थक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। पहचानिए रेखांकित शब्द को। ये प्रतिदिन क्या है? ये प्रतिदिन क्या है? सर क्या ये उपसर्ग है? क्या ये सर्वनाम है? उपसर्ग नहीं है, ना ही सर्वनाम है और ना ये कारक चिन्ह है, तो बचा क्या है? ये सर अव्यय है। ये प्रतिदिन में क्या है? ये अव्यय है। चलिए आगे बताइए। एक और बेहतरीन प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। जल्दी से जवाब दीजिए। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमने क्या कहा? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताओ जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्यय कहाँ लगता है? सर प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। अच्छा, तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो पीछे कैसे लगा हुआ? ये लगा है दो शब्द से मिलकर बना, मिल प्लस आप। और दोनों ध्यान रहे, जब प्रत्यय को अलग करो तो ये दोनों शब्द कुछ अर्थ देते हों। सर तो ये मिल भी अर्थ दे रहा है, ठीक है, ये आप भी अर्थ दे रहा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय। अच्छा पूछ लेता कि मिलाप में मूल शब्द क्या है? मिलाप में मूल शब्द क्या है तो क्या बताते? तो हमने कहा यदि किसी शब्द में मूल शब्द पूछा जाए तो उसमें से प्रत्यय और उपसर्ग हटा दो। अगर उसमें प्रत्यय लगा है प्रत्यय हटा दो, उपसर्ग लगा है उपसर्ग हटा दो, बचा हुआ शब्द मूल शब्द कहलाता है। तो मिलाप में मूल शब्द कौन सा होगा? मिल। कौन सा होता है? मिल। पर यहाँ तो मूल शब्द नहीं, यहाँ तो प्रत्यय पूछा गया था। यहाँ क्या पूछा गया था? प्रत्यय। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़िए। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा बताइए? प्रति प्लस आघात का संधि रूप बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका संधि रूप क्या होगा? बहुत बेहतरीन, इसका संधि रूप होगा प्रत्याघात। इसका संधि रूप प्रत्याघात होगा। अच्छा तो कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें कौन सी संधि होगी जरा बताओ। तो इसमें कौन सी संधि है प्रत्याघात में? सर यड़ संधि है। इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप आंसर मत देखना, नहीं तो पिटोगे। चलिए आइए हमारा अगला प्रश्न है, बताइए महोषध का
जो शब्द है का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। क्या होगा संधि विच्छेद? महोसद का संधि विच्छेद। जल्दी जल्दी बताइए, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बताइए। तो इसका संधि विच्छेद होगा महाधन औसद। सर इसका संधि विच्छेद है महाधन औसद। अच्छा, अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, महाऔसत में कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे? कहोगे इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द कौन है, बताइए। मैं तद्भव तत्सम एक दो प्रश्न रोज लेकर आता हूं। तद्भव शब्द पहचानिए, पहचानिए तद्भव शब्द। देखिए तद्भव शब्द कौन सा है? सर तद्भव शब्द, अच्छा एक बात बताओ, तद्भव शब्द क्या होते हैं? हमने कल भी बताया था। देखो ये अपनी हिंदी है, हिंदी में दो तरह के शब्द आए हैं। कहाँ से आए हैं? संस्कृत से। हिंदी में दो तरह के शब्द संस्कृत से आए हैं। एक हिंदी भाषा में एक ऐसे शब्द हैं जो सीधे सीधे संस्कृत के हिंदी में चले आए। एक दूसरे प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप बदल लिए, वो हिंदी में आ गए। संस्कृत भाषा के जो शब्द सीधे सीधे हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम कहा जाता है, और जो शब्द संस्कृत भाषा के रूप बदल कर आए उन्हें तद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव। हमने आपको बताया संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो पढ़ने में कठिन होते हैं और तद्भव शब्द सरल होते हैं। तद्भव शब्द कैसे होते हैं? सरल। तो पूछा गया तद्भव बताओ, तद्भव बताओ। तो देखो सर इसका तद्भव शब्द होगा प्यासा। प्यासा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा पिपासा। इसका तत्सम क्या होगा? पिपासा। प्यासा का तत्सम शब्द होता है पिपासा। ठीक है। अच्छा, तो ये सभी तत्सम हैं। हाँ, पाषाण का अगर ये तत्सम है तो पाषाण का तद्भव क्या होगा? पाषाण का तद्भव होगा पत्थर। कंकड़ का तद्भव होगा कंगन। और पक्ष का तद्भव क्या होगा? पक्ष का, ये पक्ष का तद्भव क्या होता है? पंख। पक्ष का होता है पंख। पूछा जाए पंख का तत्सम क्या है तो बताना है पक्ष। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। थोड़ा सा टाइम लेके समझिए। कहाँ जल्दी है? जल्दी तो नहीं है ना, क्योंकि अभी अगर जल्दी करोगे, अभ्यास करते समय बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़े आराम से अभ्यास करिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ अभ्यास करते समय आप सीखते हो, कहीं की जल्दबाजी नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध पहचानिए, पहचानिए अशुद्ध वाक्य। तो आज मैं यहीं रहूँगा, क्या ये अशुद्ध है? नहीं, बिल्कुल सही है, मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही। आगे पढ़ो। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या इसमें गलती है? जी हाँ, मिल गई गलती। सज्जन लोग ये नहीं होना चाहिए। सज्जन का मतलब ही होता है लोग। सज्जन शब्द लोगों के लिए ही प्रयोग होता है, इसलिए लोग शब्द नहीं आना चाहिए। सज्जन भला ही सोचते हैं ये होना चाहिए। बिना लोग के भी वाक्य को कंप्लीट किया जा सकता है, इसलिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य है बी, अशुद्ध बी है, और बाकी सब ये शुद्ध हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी, क्योंकि आपको अशुद्ध ही ढूंढना था। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। देखिए जवाब दिया करिए कमेंट बॉक्स में। गलत होगा सही होगा वो अलग मैटर है, आप सीख रहे हो ना, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, पर कमेंट बॉक्स में टाइप किया करिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। कौन सा इसमें अशुद्ध है? ये वाक्य लिखा है, इसमें क्या गलती है? तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती, ये क्या है? जल्दी बताइए कहाँ गलती है? तो खाने का मन नहीं होती ये नहीं होना चाहिए,
खाने का मन नहीं होता, ये होना चाहिए। कहाँ गलती है? डी ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, डी में गलती थी। चलिए बताइए, बता दीजिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कल भी बताया था, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बेहतरीन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सर एक कर्तवाच्य होता है। अच्छा, दूसरा कौन सा? दूसरा कर्मवाच्य होता है। अच्छा, अगला कौन सा? अगला भाववाच्य होता है। ठीक है, तो वाच्य कितने प्रकार के? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं इसमें कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है पीडीएफ में। नहीं छूटा है, क्योंकि 37 प्रश्न कम ना हो जाएं आपके। चलिए, नकल नहीं करोगे आप, बहुत पिटाई लगेगी आपकी। ठीक है, चलिए बताइए। आ गया क्वेश्चन, बताइए वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य को जब कोई वाक्य समाप्त होता है तो उसे प्रयोग करने वाला जो चिन्ह है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे हमने लिखा राम घर जाता है, हमने लिख दिया, फिर वाक्य खत्म हुआ तो एक ऐसा रेखा खींचते हैं, ये जो है ना ये पूर्ण विराम कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण विराम। ये आपको पता ही है सब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित शब्द का मुहावरा बताइए। लोहे के चने चबाना, ये क्या है? लोहे के चने चबाना अगर आता है तो बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना। माता पिता बहुत कठिनाई झेलकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सच है, बिल्कुल सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये कल फिर रिपीट हो गई है, कल भी आई थी। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आज इस प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? कि आकाश और पाताल का अंतर होना, इसका मतलब है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। एक बहुत स्पेशल व्यक्ति है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उनकी तुलना। तो उनकी तुलना का मतलब है इन दोनों में बहुत अंतर है। कहने का तात्पर्य है आकाश पाताल का अंतर होना या विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, एक ही बात है। चलिए आंसर सही होगा ए। बहुत बेहतरीन, बता दीजिए, बता दीजिए सवाल का जवाब। बताइए जहाँ एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, जैसे मैं पढ़ूँ, लाइन पढ़ूँ, रघुपति राघव राजा राम, तो एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, कौन सा अलंकार होगा? ये सब जानते हैं सर कि जहाँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वो है कौन सा अलंकार है? वह है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वह अनुप्रास अलंकार है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? बताइए जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अच्छा यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे टाइप हो गया। जो सममात्रिक छंद है ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम करेक्ट करा देते हैं। जो सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ऐसे सममात्रिक छंद को क्या कहते हैं? ऐसे सममात्रिक छंद को क्या कहते हैं? तो ऐसा सममात्रिक छंद क्या कहलाता है? कोई बता दे। बहुत आसान जवाब है, चौपाई को कहते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए
आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बताइएगा। हमने कहा क्लास के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ आज। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, ठीक है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में समास कौन सा है? तो रेखांकित शब्द यहाँ कौन है? कि आजीवन रेखांकित शब्द है, तो इसमें समास बताइए, जल्दी बताइए। आजीवन में कौन सा समास है? जल्दी से। तो आजीवन में कौन सा समास है, कैसे जानोगे? तो इसका समास विग्रह करो। आजीवन का समास विग्रह होगा जीवन भर। जीवन भर, और जहाँ पर भर तक ऐसे शब्द लगे हों तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। इसी तरह आप जवाब देते रहिए। बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस के स्थायी भाव का पता लगाइए। बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। सर, करुण रस का स्थायी भाव तो बड़ा सरल है। क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अच्छा, तो बताओ, क्रोध किसका स्थायी भाव है? क्रोध किसका है? ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। किसका है? रौद्र रस का। उत्साह किसका है? वीर रस का। किसका है? वीर रस का। और विस्मय किसका है? ये विस्मय किसका है? ये अद्भुत रस का है। किसका है? अद्भुत रस का। बहुत लाजवाब, शानदार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर बी। चलिए, आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गए थे? कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? अच्छा, यहाँ हो हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए। सर, वर्णों के समूह को, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। चलिए आगे बढ़िए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बताइएगा, निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? पहचानो। तो हमने कहा था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है तो मेरा मेरी लगाइए। अगर मेरा उस शब्द से पहले फिट बैठ जा रहा है तो पुल्लिंग है, मेरी बैठ रहा है तो स्त्रीलिंग है। तो मेरी स्त्रीलिंग ढूंढना है तो मेरी लगाओ, और मेरा भी लगाओ, चेक कर लो। मेरा संसार की मेरी संसार, मेरा संसार। तो ये क्या हुआ सर? ये तो पुल्लिंग है, हमें तो स्त्रीलिंग ढूंढना है। चलिए आइए, मेरी गौरव की मेरा गौरव, सर ये तो मेरा गौरव हुआ। तो मेरा गौरव स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, ये तो पुल्लिंग है, हमें ढूंढना स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं। मेरा समुदाय की मेरी समुदाय, सर मेरा समुदाय, तो ये स्त्रीलिंग हुआ कि पुल्लिंग? सर पुल्लिंग। तो हमें ढूंढना है स्त्रीलिंग, तो यहाँ क्या होगा? मेरी अश्वनी। मेरा अश्वनी नहीं, मेरी अश्वनी। ध्यान रखना, रट लेना। मेरी अश्वनी में कौन सा लिंग है? सर ये स्त्रीलिंग है। आंसर सही होगा डी। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर कौन सा सही है? आंसर सही होगा डी, विकल्प नंबर डी, मेरी अश्वनी। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आप ज़रा जवाब दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको अगर आप बता दो तो। बहुत बढ़िया, होशियार लोग हैं, ज़रूर बताएंगे। देखो, बेटी का बेटियां होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर, बेटी का बेटियां। अच्छा, डिबिया का डिबिये होता है? नहीं, डिबिया का डिबियाँ होना चाहिए था। कि गलत है, और यही पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो आंसर होगा बी।
आंसर होगा बी, डिबिया का डिबिया होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। तो क्या श्रोता का श्रोतागण सही है? बिल्कुल सही है। बधु का बधुएं सही है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए भी सही, सी भी सही, डी भी। गलत ऑप्शन कौन सा है? गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, और गलत ही आपसे पूछा गया है, तो आंसर सही होगा बी। डिबिया का डिबिये नहीं, डिबिया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डिबिया। चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए और देखते हैं, आगे चलते हैं हम प्रश्नों पर। एक बार चेक कर लेते हैं प्रश्न छूटा तो नहीं है। नहीं छूटा, वेरी गुड। बिना चीटिंग के करेंगे सवाल, कहीं पे आप ऐसा नहीं है आंसर देख लो। ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। जिसमें संबंध कारक है उस वाक्य को पहचानो। संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो मैं पहचान के बताता हूँ। अच्छा, संबंध कारक क्या होता है? जिसकी विभक्तियाँ का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये विभक्तियाँ जिसकी लगी हों, समझ लेना संबंध कारक है। तो राम खाना खाता है? नहीं, यहाँ संबंध नहीं है। राधा का कुत्ता बहुत तेज है, राधा का कुत्ता, यहाँ संबंध है का, की, के। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? संबंध कारक। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। बहुत बेहतरीन। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बहुत शानदार। गद्यांश आ गया है हमारा, गद्यांश आ गया है, ज़रूर पढ़ेंगे। बस कुछ प्रश्न और बचे हैं। कितने बचे हैं? बस कुछ ही और बचे हैं। अच्छे से गद्यांश पढ़ लो, सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 67 से 71 उत्तर दीजिए। देखो बहुत सारे लोग गद्यांश आते ही स्किप कर देते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरे साथ जितने प्रश्न में एनालिसिस कर रहा हूँ आप जुड़े रहिए। हिंदी में पूरे नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपके पूरे नंबर आएंगे, विश्वास दिलाता हूँ, आप भरोसा रखिए। चलिए पढ़िए, स्किप नहीं करोगे। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बड़ी परिवार में हुआ था। ठीक है, आगे चलो। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। आगे देखते हैं, गद्यांश हमें सिखाता भी बहुत कुछ है। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी हैं। हमें वर्ष 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 ईस्वी में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविंद्र जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन आरंभ किया। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात बना था। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्र जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है।
कितना अच्छा गद्यांश था, स्किप नहीं करना है, कुछ ना कुछ गद्यांश सिखाता ज़रूर है। चलिए अब क्या कहता है देख लीजिए, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता हैं। जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? सर ये तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन हैं? जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ जी ने क्यों लौटाई थी? बता दो, बड़ा सरल है, अभी तो पढ़ के आए हैं। नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? क्यों लौटाई थी नाइटहुड की उपाधि? तो उन्होंने इसलिए लौटाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध में लौटाई थी। हत्याकांड हो गया था जलियांवाला, तो उन्होंने गुस्से में आके उस उपाधि को लौटा दिया था। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सी रचना को हुआ है? गीतांजलि को। कब हुआ है? 1913 में। बहुत लाजवाब, शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया, आपका जवाब भी शानदार है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बता दीजिए, अभी गद्यांश में पढ़कर आए हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता में। 7 मई 1861 को कोलकाता में। चलिए, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? किनके? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ये ब्रह्म समाज के नेता थे। आ जाइए, हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि कहा था? तो गांधी जी ने किसे राष्ट्रकवि कह दिया था? ये गांधी जी ने कह दिया था मैथिली शरण गुप्त को। क्यों कहा था राष्ट्रकवि? इसलिए कहा था क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने एक रचना थी इनकी, कई रचनाएं लिखी, लेकिन एक रचना थी भारत भारती। भारत भारती गांधी जी ने पढ़ी और भारत भारती रचना में अंग्रेजों का विरोध किया था मैथिली शरण गुप्त ने। तो गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि कह दिया था, कहा था आप तो राष्ट्रकवि हैं, गांधी जी ने कहा था राष्ट्रकवि। चलिए, हम आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बस कुछ प्रश्न और बचे हैं। बताइए, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? सर, देवदास ये जो उपन्यास है 3 बार फिल्म बनी है, तो ये उपन्यास लिखा किसने है? उपन्यासकार कौन है? इसके उपन्यासकार कौन हैं? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शानदार जवाब है आपका, बहुत अच्छे। बताइए, कामायनी के रचयिता कौन है? गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? सर, ये कामायनी के रचयिता कौन है? ये जयशंकर प्रसाद हैं। कमानी के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद ने और भी लिखी हैं, देख लो इन्होंने क्या क्या लिखी है। इन्होंने झरना लिखी है, आंसू लिखी है, लहर लिखी है, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कई रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ये। आज का कौन सा प्रश्न है? आखिरी प्रश्न। बताइए, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है? सर, तुलसीदास जी की यामा नहीं है। यामा को किसने लिखा है? अगर तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है तो किसने लिखा है? ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। तो बताइए, हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्योंकि आज का सेशन समाप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और बताइए 37 में से कितने प्रश्न सही हुए? क्या 37 हुए? और ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने कहा था क्लास के लास्ट में सरप्राइज़ देने वाला हूँ। अब सरप्राइज़ दे दूँ क्या? क्या मैं आपको सरप्राइज़ दूँ? चलिए, देता हूँ। देखिए, सुनिए, आपके एग्ज़ाम हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की रात्रि 8 बजे चला रहा हूँ क्लास, रात्रि 8 बजे। एसएससी जीडी के लिए 5 बजे, शाम को 5 बजे
और सुबह 6 बजे जी के जीएस। आप किसी का भी पेपर दे रहे हो जी के जीएस सुबह 6 बजे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सर मैं 7,000 हिंदी के प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। कितने? 7,000। टॉपिक वाइज कंप्लीट हिंदी का रिवीजन करवाऊंगा, टॉपिक वाइज। कब करवाऊंगा मैं बता रहा हूं। मैं 20 तारीख से 20 नवंबर से स्टार्ट करूंगा, 9 बजे, रात्रि 9 बजे, टॉपिक वाइज सीरीज। टॉपिक वाइज कंप्लीट हिंदी। आप किसी का एग्ज़ाम दो, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, टेट सीटेट, किसी का भी 7,000 प्रश्नों का संकलन लेके आऊँगा। रात्रि 8 बजे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। पूरी कंप्लीट हिंदी। कितने दिनों में सर पूरी होगी ये हिंदी? 30 से 35 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट कराऊंगा। 30 से 35 दिन में कंप्लीट हिंदी का रिवीजन। बेहतरीन 7,000 क्वेश्चन। तो 7,000 क्वेश्चन वो होंगे। 7,000 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा तो लगभग 10,000 11,000 हो जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन पे अगर हमने एक क्वेश्चन सामने आया उस पर 2 क्वेश्चन की व्याख्या कर दी तो 7 दूनी 14,000 हो गए। मैं तो 10,000 मानता हूँ। आपके पास 10,000 क्वेश्चन की नॉलेज होगी 30 से 35 दिन में। मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ 20 नवंबर से रात्रि 9 बजे। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हिंदी के कंप्लीट जो 26-27 टॉपिक होते हैं हिंदी में, उन सब का रिवीजन, ताकि आपके हमने जिम्मेदारी ली है कि आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न गलत ना हो। आप पेपर देने वाले एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी की हालांकि क्लास चल रही है, लेकिन मैं फिर से और डेप्थ में और एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। आपने मुझ पे भरोसा किया है, मैं हिंदी में पूरे नंबर दिला के रहूँगा। वादा है मेरा आपसे। 9 बजे रात्रि को मैं आपको 7,000 प्रश्न लेकर आऊँगा 20 नवंबर से। और 30 से 35 दिन आप हमारे साथ जुड़िए, 9 बजे भी, और 8 बजे की क्लास तो आप लेते ही रहिए। ठीक है? ये आपके लिए सरप्राइज़ था। तो आप लोग क्या तैयार हैं? हम आपके लिए तैयार हैं। आप तैयार रहिए। 9 बजे कंप्लीट हिंदी। ठीक है? तो आज का हमारा समय समाप्त होता है। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।